कि बीपीएससी के मुख्य परीक्षा अगर आप देने जा रहे हैं तो प्रश्नों का उत्तर किस तरीके से आप लिखें। और यहाँ सबसे ज्यादा मैं बताने जा रहा हूं कुछ कोचिंग संस्थाओं के द्वारा दिए गए मार्केट के उत्तर पर। वे कोचिंग संस्थाओं के जो उत्तर है जो बाजारों में निकलते हैं वो केवल एक कक्षा के द्वारा हूबहू किया गया नकल है। कक्षा के टीचर केवल समझाने का प्रयास करता है, वह कभी भी एक भी उत्तर उसको पब्लिश नहीं करता। और मार्केट में जो उनके मिलते हैं कक्षा के नोट्स वो ओरिजिनल कक्षा के नोट्स नहीं होते। उनके तरीके को समझिए। चाहे पटना के संजय सिंह हैं, बहुत अच्छे मुख्य परीक्षा के नोट्स लिखते हैं, लिखवाते हैं, लेकिन यदि उनके कक्षा का नकल कोई मात्र करेगा तो उनका अंक नहीं आएगा। उनके समझ का नकल करें। ऐसे ही दिल्ली में भी कुछ कोचिंग है। मैं थोड़ा सा मुख्य परीक्षा के कुछ प्रश्नों को आपके सामने बताने के लिए आ रहा हूं। सबसे पहले देखेंगे एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए मैं चूज करता हूं। जैसे मान लीजिए कि पाल कला, ठीक है, पाल कला का वर्णन करें, ठीक है, पाल कला का वर्णन करें। क्वेश्चन आपका ये हुआ। अब ध्यान देंगे बीपीएससी में सामान्यतः पाल कला, पटना कला, मधुबनी पेंटिंग इससे संबंधित एक न एक क्वेश्चन रहबे करता है, एकदम फिक्स है। लेकिन क्वेश्चन रह जाने से और उत्तर रट लेने से अच्छा अंक नहीं आएगा। अच्छे अंक के लिए आपको बेहतरीन उत्तर की आवश्यकता होती है। अब देखेंगे यहाँ ये सवाल कहता है कि वर्णन करें। अब ध्यान रखेंगे यदि आप इस वर्णन करो को किसी भी तरीके से आप वर्णन नहीं करके आप मूल्यांकन करने लगते हैं तो दिक्कत है। यहाँ अगर इसका वर्णन करें, दूसरा देता है आपका मूल्यांकन करें, मूल्यांकन करें, वो उत्तर अलग होगा। ठीक इसी ढंग से आलोचनात्मक वर्णन करें। अगर ये क्वेश्चन आ जाए, हालांकि आता नहीं है, ठीक है, ये कला से संबंधित नहीं आता है। आलोचनात्मक वर्णन करें, या इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा और बदल दे और कहे कि पुरानी कला को निरंतरता दिया, यानी कि पाल कला पुरानी कला को निरंतरता दिया, निरंतरता दिया। आप कहां तक संभव है या आप कहां तक सहमत है, ठीक है। ये क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछ दे, तो ऐसा नहीं है यूनिवर्सिटी के उत्तर आप नहीं लिख रहे हैं कि जैसे ही प्रश्न की कुछ लाइन मिला सबके उत्तर एक ही तरीके से पासपोर्ट टाइप के लिख देंगे। यूनिवर्सिटी में जो सामान्यतः माना जाता है कि पेज गिनकर और लिखावट देखकर नंबर मिलता है। यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कॉलेज में किसी भी व्यक्ति का आप लिखावट देख लेंगे, अगर खराब है तो ये तय है कि उनको 50 से 65% के बीच अंक आता है। अगर बहुत ही लिखावट खराब है तो उनको 45 से 50% के बीच आता है। और अच्छी लिखावट है अगर उनकी तो फर्स्ट डिवीजन सुनिश्चित करते हैं। ये यूनिवर्सिटी में देखा गया है, लेकिन कंपटीशन में लिखावट मायने नहीं रखता। लिखावट साफ सुथरा है और प्रीलिम्स जनरली वही पास करते हैं जो तेज हो। और गांधी जी खुद कहते हैं कि जो पढ़ने में तेज होते हैं उनकी लिखावट भी सुस्पष्ट होती है, गांधी जी का कहना। और ये देखा भी गया कि वो इन प्रकार अपनी लिखावट सुधार लेते हैं। यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि बीपीएससी में जितने लड़के बैठते हैं
उन सब की लिखावट लगभग सुस्पष्ट होती है। तो अब क्या है जो मेरिट बनाएगा आपको? अप्रोच, और उसके क्वेश्चन को पढ़ा जाता है। वहां आंख बंद करके बीपीएससी और आईएएस के एग्जाम में अंक नहीं मिलता। तो जब आपके अप्रोच को पढ़ा जाता है तो ध्यान रखेंगे, एक विशेषज्ञ को कई कॉपी जांच करना पड़ता है, और उस कॉपी जांच के दौरान हम ये भी बताएंगे कि कैसे जीके जीएस का पार्ट होगा, कितना पेज मिलेगा, हर चीज तोड़ तोड़ कर आपको क्लियर कर देंगे। एग्जाम के पहले तक हर चीज आपके पास मिलेगा। जरूरत पड़ी तो आपको वैसा एक मॉडल भी तैयार करके दिखा देंगे, दे देंगे, जो पेपर उसका रहता है, आंसर शीट रहता है, एकदम हूबहू। कहाँ नाम लिखना है, कैसे उसके आपको विषय लिखना है, ए है, बी है, सी है, 3 जगह जीके जीएस में आता है 3 पार्ट के रूप में, वो भी दिखा देंगे। कहाँ आपको क्वेश्चन पेपर पर नहीं, आंसर शीट पर आपको पूरा नाम भी लिखना है, क्रमांक 2-2 जगह भरने हैं आपको, परीक्षा किस चीज का हो रहा है, ये सारे चीज आपको हूबहू कर देंगे। पेज उसके 36 मिलते हैं, 36 से एक्स्ट्रा पेज आपको नहीं मिलेगा। प्रथम पेज के पीछे और लास्ट पेज के पीछे आपको रफ वर्क भी नहीं करना है, एकदम उसको ब्लैंक छोड़ देने हैं। ये सारी चीजें बॉक्स बना के मिलता है, वो एक से बड़े एकदम हम पेपर हमेशा देखते रहते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे विशेषज्ञ लोग बहुत पॉपुलर हो, लेकिन बीपीएससी के आंसर शीट उनको नहीं मिलता हो देखने के लिए, और हम लोग देखते रहते हैं। मैं अभी ही देख कर आया हूँ कुछ ही दिन पहले कि उसका आंसर शीट क्या होता है, कैसे होता है, और हमेशा देखते रहते हैं हम लोग, एकदम सोशल मीडिया पर बता रहे हैं, और ये सच्ची घटना है। तो ध्यान रखेंगे, जब वर्णन करने की बात करें आंसर, तो मतलब कि हम बस सीधा सीधी उसका वर्णन करेंगे। यानी मान लीजिए कि पाल कला के बारे में कह रहा है, तो पाल कला में हम देखेंगे कि भित्ति चित्र क्या था, इसी ढंग से तार पत्र पर किस तरीके से बनाए जाते थे, भोज पत्र पर किस तरीके से बनाए जाते थे, पत्थरों में कैसे बनाए जाते थे, ताम्र पत्र पर किस तरीके से बनाया जाता था। ये हर अलग अलग जो है, पुआल पर भी उनके डिजाइन बनते थे, अर्ध मिट्टी पर भी बनता था, ईंट में पकाए हुए जो सरियाग में पकाए हुए जो मिट्टी के बर्तन थे उन पर भी उनकी कला दिखाई पड़ती है। वर्णन मतलब वर्णन, और अजंता से लेकर एलोरा से लेकर हर जगह का हम लोग वर्णन कर देंगे। यहाँ तक कि जितने भी पाल शासक है, गुप्त काल से उधर मौर्य से निरंतरता लाएंगे, और फिर आकर यहाँ पर धर्मपाल हुआ, गोपाल हुआ, देवपाल हुआ, इसी ढंग से महिपाल हुआ, इन सबका वर्णन कर देंगे। और बौद्ध धर्म से चूंकि जुड़े थे, तो बौद्ध धर्म में इनके बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं, उनका वर्णन करेंगे। वर्णन मतलब होता है सारी चीजों को लिख देना, गागर में सागर भरते हुए अपने समय सीमा को ध्यान में रखकर। लेकिन वही अगर मूल्यांकन हो जाएगा, तो मूल्यांकन में ध्यान रखेंगे कि उनका एवेल्युएशन करना है, नॉट फॉर यू, आपके लिए नहीं और आपके द्वारा नहीं, नॉट बाय यू। जो इतिहासकार लोग उसका मूल्यांकन किया है, उस हिसाब से वो भले लिखता है कि आप अपने विचार से लिखें, लेकिन हम कौन है जो अपना विचार लिखेंगे? हमने पाल कला को देखने गए, न उसको महसूस किए, हम लोग किताबों से ही पढ़ते हैं, विशेषज्ञों से सुनते हैं, और उससे ही जानकारी है। तो उन लोगों ने इसमें क्या क्या कमी निकाला, मूल्यांकन में हम लिखेंगे कि प्राकृतिक दृश्य अत्यधिक था, वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग नहीं किया गया, परंतु गहरे रंगों का प्रयोग ज्यादा किया जाता था, लाल चटकदार रंग इनके द्वारा अत्यधिक प्रयोग किए जाते थे, काले में वे डीप काले रंग का प्रयोग करते थे, जिससे लगता है मौलिकता को करे रंग देकर छिपाने का प्रयास किया जाता था। मौलिकता छिपाने के लिए ना डीप कलर दिया जाता है। हम लोग अपने पके हुए दाढ़ी को रंग रंग का डीप करके क्या करते हैं, नहीं दिखाई पड़े, तो मौलिकता छिपाने के लिए डीप कलर है। तो स्लाइटली उनकी योग्यता का परिचय देते हुए और उसी में हल्का सा उनके कमी जो विशेषज्ञों ने करना है तब वर्णन करना है। यानी पाल कला की शुरुआत करेंगे, लेकिन सीधे से कहेंगे राजाओं का बहुत से संरक्षण नहीं मिला, इस कला को भले ही वैश्विक स्तर पर सराहा गया, इसके बावजूद भी आज राष्ट्रीय स्तर पर यह कला अपना स्थान नहीं बना पाई है। निश्चित ही रूप से राज परिवारों के द्वारा संरक्षण का कहीं न कहीं अभाव था। दूसरे, यह कला जो है अपने वैज्ञानिकता की ओर नहीं मोड़ पाई, यह आभूषणों के तरफ इनका साक्ष्य नहीं मिलता है, यह मृदवान के तरफ ही या फिर छोटे मोटे
ऋषि मुनियों के आवास तक या फिर आपके बौद्ध भिक्षुओं के विहारों तक ही सीमित होकर रह गए, चैत्यों तक रह गए। कुछ घरों में भी इनके दृश्य देखने को मिलते हैं, लेकिन यह दृश्य यदि राजमहलों तक ज्यादा विस्तृत होता, विदेशी राजदूत जैसे फाहियान आया था, ठीक इसी ढंग से जैसे आपको वेनसांग आए थे, इन सबों के समय से लेकर और फिर बाद में पाल शासकों के समय में जो विदेशी बौद्ध भिक्षु आए थे, उनके द्वारा भी इस कला को यदि सराहा जाता तो अच्छा था। तो इस तरीके से थोड़ा सा कमी हम देंगे और वर्णन करेंगे। यहाँ पुरानी कला को कैसे निरंतरता दी, तो हम पाल कला के वर्णन करने के साथ साथ उसके कंटिन्यूटी के कारणों को भी देंगे। मौर्य सभ्यता समाप्त हो रही थी, उसके बाद जो है शुंग के द्वारा या फिर पूर्ण सत्ता द्वारा भारत में जो है अपने हाथों में सत्ता लेने की कोशिश की गई। वो ब्राह्मणिक सत्ता को ज्यादा आगे बढ़ाना चाहते थे। उनको मौर्य कालाओं को पाल शासकों ने जब बिहार के क्षेत्रों में ही राज्य किया, बंगाल से आकर और मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया, तो स्थानीय कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया। जो राज परिवार से हटकर और सामान्य छोटे छोटे समाज में रह गए थे, वो पुनः दरबार की ओर आकर्षित होना शुरू हो गए और इस तरीके से निरंतरता दिया। गुप्त काल में जो कला थी उसको भी निरंतरता दिया। क्योंकि यहाँ पुरानी पूछा यहाँ है, आप कहाँ तक सहमत है, तो सहमत है यानी हम सहमति में लिख रहे हैं, आपको बता रहे हैं। तो क्वेश्चन को मैं बार बार करता हूँ कि क्वेश्चन को जब तक आप न समझें तब तक नहीं। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी प्रश्न अगर लिखते हैं तो इसको ध्यान देकर लिखें। जैसे मैं फिर से एक एग्जाम्पल लेकर आपके सामने आ रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन। ये बहुत लोग तो पाल नहीं समझेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा अकबर की बात बता रहा हूँ, वहां सब कोई जानेगा जिनका कोई भी विषय होगा, ठीक है। जैसे अकबर के राजपूत नीति का वर्णन करें, ठीक है। अकबर के राजपूत नीति का वर्णन करें, ठीक है। दूसरा सवाल, मान लीजिए 1 नंबर ये सवाल है। अगर दूसरा सवाल दे दे कि अकबर के राजपूत नीति का मूल्यांकन करें, मूल्यांकन करें। अगर तीसरा सवाल यही दे दे कि अकबर के राजपूत नीति का तुलनात्मक वर्णन करें, तुलनात्मक वर्णन करें। ठीक, अगर यही चौथा दे दे कि अकबर के राजपूत नीति कितना सफल कितना असफल, कितना सफल कितना असफल, असफल, ठीक है। फिर ये दे दे कि अकबर का राजपूत नीति पूरी तरह सफल थी या अन्य मुगलों में सफल थी। कैसे? अन्य मुगलों से सफल थी, सफल थी। मान लीजिए कि ये आपका रहा। अब हम लोग समझते हैं, जो कम तैयारी करने वाला लोग है, कि बस अकबर आ गया और राजपूत आ गया, जो बुझाए सो लिखो। ऐसा नहीं है। आप लिखते हो, और एक जो नया ट्रेंड हम देखे हैं बाजार में, जो मैगजीन है, किताब है, वो सब जनरली हम नहीं कहेंगे कि खराब है, लेकिन आपको असफल जरूर करा दे। सफल होने के लिए शिक्षक के एकदम करीब रहना पड़ेगा। और यूट्यूबर तो बस अपनी योग्यता को केवल दिखाना चाहता कि मैं कहां हूं, किस रूप में हूं। आपके पहले वर्तनिक की शुद्धता की जरूरत होती है, वाक्य के तरतम्यता की जरूरत होती है, पैराग्राफ चेंजिंग थ्योरी की आवश्यकता होती है, प्रश्न की भूमिका कैसे बनने चाहिए वो आवश्यकता होती है। उस भूमिका के बाद किस तरीके से भूमिकाओं को एक से एक एलेबोरेट करके वर्णन करेंगे, इसकी आवश्यकता होती है। और निष्कर्ष कितना संतुलित लिखेंगे, ये आवश्यकता होती है। यहाँ देखिए ये सवाल है कि अकबर के राजपूत नीति का वर्णन करें, तो ध्यान रखेंगे हमारे दिमाग में सीधे सीधे एक ही चीज हंट करना चाहिए, और वह यह कि यहाँ वर्णन करना है। क्या करना है? वर्णन करें। ये डिजाइन बनाइएगा मत, टीचर बताता है खाली। और अब यहाँ की राजपूत नीति, तो मान लीजिए कि राजपूतों की राजनैतिक नीति, राजपूतों की धार्मिक नीति, राजपूतों की वैवाहिक नीति,
राजपूतों की सैन्य पराक्रम नीति, राजपूतों की जो है स्थापत्य कला की नीति, राजपूतों की आर्थिक नीति और राजपूतों की युद्ध नीति, किस तरीके से वो अपनाया अकबर ने, हमेशा उसका वर्णन करना। तो ये घुमाना है, यानी कि जैसे साइकिल का एक रिंग होता है और उसका एक ध्रुव होता है, ध्रुव बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, पिछवा, धुरा, धुरा, धुरा यानी सेंटर। तो साइकिल का जो धुरा होता है बीच वाला, और ये जो रिंग होता है बीच में स्कोप है। मैं बार बार कहता हूं, ऐसा आंसर लोग कहता है नहीं बनाया जा सकता है, मेरे पास आइए ना, मैं बनाता हूं और हर प्रश्न के उत्तर हमारे मौखिक निकलेंगे, विदाउट एनी नोट्स, विदाउट एनी बुक आपको दिया जाएगा। और यही कारण है कि कभी हमने न पीटी फेल किया न मेन फेल किया, हमको बस यही है कि इंटरव्यू नहीं हुआ, लेकिन एक भी मैंने मेन परीक्षा फेल नहीं किया है, ये ध्यान रखिएगा। तो अनुभव इस प्रकार की है, मैं सोशल मीडिया पर बोल रहा हूं इस बात को, बाकी लोग भले ही आईएएस के बढ़िया पढ़ाता है, मेला लगाता है, अलग बात है। मेरे उत्तरों में जो अंक आए हैं ना, वो बेहतरीन आए हैं, और जनरल से रहता हूं मैं, इसलिए जो कुछ सक्सेस लोग दिख रहे हैं उनसे भी ज्यादा अंक मेरा था। वो लोग सक्सेस हुए क्योंकि उनको संवैधानिक कुछ मिला हुआ था, आप समझ सकते हैं। तो इस ढंग से यहाँ देखिए, ऐसे ही सेंटर जो है बीच में लाना है इन सबको, यानी वर्णन में खाली ये नहीं कि राजपूत अच्छे थे, अकबर ने उनको सम्मान दिया, अकबर उनको ऊंचे पद दिए, अकबर जो है उनके नीति का अनुसरण करता था वगैरह नहीं, उनके धार्मिक नीति का भी अनुसरण किया। क्योंकि मरियम उजमानी से जब वो विवाह किया था तो आगरा में उनके लिए मंदिर का निर्माण किया, उनके पूजा पाठ की व्यवस्था किया, उनके भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया थोड़ा भी। तो इस ढंग से जब उनकी स्त्रियों को अपने दरबार में निकाह करने के बावजूद इस्लामिक रीति से, दोलाकार पद्धति से, जो जयपुर के राजा थे, ऑलरेडी मोटा राजा भारमल उनकी पुत्री थी मरियम उज़्मानी, उससे विवाह किया था, और विवाह के बाद जब दरबार में रखा तो ऐसा नहीं कि कट्टर इस्लामिक प्रथा को थोपा था, यानी राजपूतों को सेटिस्फाइड करने की कोशिश किया। दरबार में भगवान दास और फिर मान सिंह थे, उनके भी भावनाओं का अनादर नहीं किया, तो उनको धार्मिक रूप से उनको लेकर चला। दूसरा, उनके युद्ध पद्धति को, अगली पंक्ति में अगर भगवान दास कहते थे कि राजपूतों के तलवारबाज रहेंगे, तो उसको थोड़ा भी इनकार नहीं किया, कहा कि ठीक है भगवान दास तुम ही नेतृत्व करो, मान सिंह तुम ही नेतृत्व करो, रखो तलवारबाजों को, युद्ध जीतना चाहिए हमें और कोई लेना देना नहीं है। तो उनके युद्ध नीति का भी अनुसरण किया, उनके राजस्व नीति का भी अनुसरण किया कि संकट के समय अगर सूखा पड़ा है तो जबरन किसी से राजस्व की वसूली नहीं होगी। और देखे होंगे उसी राजपूत में से बिहार के राजा टोडरमल थे, जो ऑलरेडी शेरशाह सूरी के दरबार में रहे।